16 साल की ये लड़की अपने पेरेंट्स और बहनों के साथ एक ही घर में रहती थी। एक रात वो अपने रूम में सोने जाती है और सुबह उसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस को तुरंत पता चल गया था कि ये एक मर्डर केस है, लेकिन उसके घर वालों ने उस रात ना कुछ सुना ना देखा। 31 साल लग गए इस केस को सॉल्व करने में, लेकिन किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि सच्चाई इतनी शॉकिंग होने वाली है। 24 मार्च 1973 पैदा हुई थी फॉन कॉक्स अमेरिका के कैंसस सिटी में। उसके 2 और छोटी बहनें थे। वो फैमिली एक 2 मंजिला घर में रहा करती थी। बचपन में फॉन अपनी छोटी बहनों की देखभाल में अपनी पेरेंट्स की मदद करती थी। जब फॉन 16 साल की हुई तब एक लोकल अम्यूजमेंट पार्क में उसे जॉब मिली। उनके फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थे, तो फॉन को स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब लेना पड़ा। वेडनेसडे 26 जुलाई का दिन था। रात की 10 बजे तक फॉन ने अपना शिफ्ट खत्म किया। उसके माँ ने उसे पार्क से पिक किया। घर वापस आने के तुरंत बाद फॉन अपने रूम में सोने चली गई। अगले दिन सुबह उसे काम पे भी जाना था। उसकी बाकी 2 बहन फर्स्ट फ्लोर पे थी। उस रात फॉन ग्राउंड फ्लोर पे अकेली। उसके बहन एम्बर जो उससे 1 साल छोटी थी, उस रात वो बेबी सिटिंग के लिए घर से बाहर थी, लेकिन दूसरी बहन फेलिसिया फर्स्ट फ्लोर पे सोने गई। उनके पेरेंट्स भी उस रात फर्स्ट फ्लोर पे सो रहे थे। अगले दिन सुबह 9 बजे पूरा फैमिली अलार्म क्लॉक के आवाज से जाग गई, जो फॉन के रूम से आ रही थी। फॉन की माँ और बहन जब उसके रूम के अंदर गए तब सामने था एक हॉरिबल सीन। फॉन बेड के ऊपर पड़ी थी। वो मर चुकी थी। उसके गर्दन पर चोट के निशान, पल्स नहीं मिल रही थी। उसके पेरेंट्स ने इमीडिएटली एम्बुलेंस कॉल किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फॉन की मौत कुछ घंटे पहले ही हो चुकी थी। उसके बॉडी को एग्जामिन करके मेडिकल एक्सपर्ट्स को पता चला कि गला दबा के उसे मारा गया था और उसे सेक्सुअली अब्यूज भी किया गया। पुलिस को शुरू से ही लगा कि ये केस काफी मुश्किल होने वाली है। फॉन को किसी ने उसी के रूम के अंदर मार डाला। कैसे उसके पेरेंट्स या बहन को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। एक एक्सप्लेनेशन ये था कि फर्स्ट फ्लोर की जो एसी था वो पुराना हो गया था, तो काफी ज्यादा आवाज आती थी उसमें से, इसलिए घर के कोई और आवाज सुनाई नहीं दिया। उस रात एक अजीब बात हुई थी। उनके डॉग बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, लेकिन उन लोगों ने इस बात को इग्नोर किया। क्राइम सीन के जांच करने के बाद पुलिस को कुछ और बात पता चली। उनके थ्योरी के अनुसार किलर फर्स्ट फ्लोर के खिड़की से अंदर आया होगा। खिड़की के पास ही एक पुराना ट्रेलर पार्क था, तो किलर ने उसी के मदद से ऊपर चढ़ा। वो खिड़की खुली हुई थी। फॉन के रूम से मिला पहला इम्पोर्टेंट क्लू, कुछ बाल, खून के धब्बे और उसके बेडशीट पर सीमेंट। सब लैब में भेजे गए। घर का कुछ सामान गायब था, जैसे कि रेडियो, गेमिंग कंसोल और एक स्टीरियो रिकॉर्डर। कुछ सामान घर के बाहर से मिला। किलर ने शायद खिड़की से वो सामान फेंका था, लेकिन जाते समय किसी कारण की वजह से वो लेके नहीं गया। फर्स्ट फ्लोर के एक वार्डरोब के सारे सामान निकाले गए थे। उनका मानना था उस वार्डरोब के अंदर वो किलर शायद छुपा था और इंतजार कर रहा था कि घर के सब लोग सो जाए। यूजुअली उस रूम में फॉन की बहन सोती थी, लेकिन उस रात वो वहाँ नहीं थी, इसलिए किसी ने नोटिस नहीं किया कि वार्डरोब के सारे सामान बाहर जमीन पे पड़ा है। पुलिस को और एक स्ट्रेंज क्लू मिली। एक पुराना आर्मी कैप मिला फॉन के रूम से। फैमिली के बाकी लोगों का कहना था कि उन्होंने कभी फॉन को वो कैप पहनते हुए नहीं देखा। डिटेक्टिव ने अंदाजा लगाया कि शायद किलर वो कैप लेना भूल गया होगा। इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी पुलिस के सस्पेक्ट लिस्ट में कोई नहीं था। 1989 के टाइम डीएनए फॉरेंसिक इतना एडवांस नहीं था। डिटेक्टिव अंदाजा लगाया कि उस रात कुछ ऐसा हुआ होगा। किलर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो लोग इस घर को अच्छे से जानते थे। फर्स्ट फ्लोर पे कैसे जाना है, किसकी रूम कहाँ है, सब कुछ। पुलिस ने अब विटनेस ढूंढना शुरू किया। फॉन के पड़ोसी, फ्रेंड्स और रिलेटिव से पूछताछ किया गया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। उनके घर जहाँ पर थे वो इलाका काफी बदनाम था, क्रिमिनल्स और गैंगस्टर्स का इलाका। फॉन के मर्डर के 1 महीना बाद एक विटनेस सामने आया। पुलिस के पास अब 3 सस्पेक्ट्स थे। इस विटनेस को काफी कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स पता था। पुलिस ने उनके स्टोरी को सीरियसली कंसिडर किया। 3 टीनेजर्स, जिनमें से एक फॉन के साथ सेम क्लास में था, उनको अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उन लोगों ने डिनाई कर दिया और कहा कि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनके घर को जब सर्च किया गया तब उनमें से एक के रूम से कुछ सामान मिला जो फॉन का था। ये काफी तगड़ा एविडेंस था उनके अगेंस्ट मर्डर चार्ज लगाने के लिए, लेकिन डिटेक्टिव को आगे फिर से निराश होना पड़ा जब विटनेस ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया। ब्लड, हेयर और सीमेंट के डीएनए एनालिसिस से पता चला उन तीनों के साथ
शायद मैच नहीं हो रहे थे। शायद इसलिए क्योंकि उस समय डीएनए टेस्टिंग इतना एडवांस नहीं था, तो कुछ भी कंक्लूसिव आंसर नहीं मिल पाए। उन लड़कों ने ये कन्फेस किया कि उस रात वो लोग फोन के घर पे घुसे थे चोरी के इरादे से, वही ट्रेलर के थ्रू फर्स्ट फ्लोर की विंडो से। लेकिन उन लोगों ने मर्डर नहीं किया। बिना किसी सबूत के पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा। चोरी के जुर्म से उनमें से एक को 8 महीने की जेल भी हुई। ये केस अब एक कोल्ड केस बन जाती है। अर्ली 2000 पुलिस ने इस केस को फिर से खोला। पहला काम उन्होंने जो किया, क्राइम सीन से जो डीएनए मिला था उनके डेटाबेस से मैच किया गया। अनफॉर्चुनेटली कोई मैच नहीं मिला। 3 जो ओरिजिनल सस्पेक्ट थे उनके डीएनए सैंपल लिया गया और फिर से अब एडवांस टेक्निक के मदद से टेस्ट किया गया। इस बार एक्सपर्ट्स कंफर्म हो गए कि क्राइम सीन के डीएनए सैंपल से उन तीनों के डीएनए मैच नहीं करते हैं। ये बात काफी अजीब थी। फोन के सामान मिला था उनमें से एक के घर से। डिटेक्टिव्स को लगा वो 3 लड़कों ने उस रात फोन के घर पे चोरी किया था, लेकिन उनके साथ कोई और भी था जिसने फोन को अब्यूज किया और मार डाला। कुछ और सवाल सामने आए। क्या 4 लोग उस रात घर के अंदर गए और बाद में बाहर निकले, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं देखा? फोन की फैमिली को इस पॉइंट पे लगा कि ये केस सॉल्व होने की कोई चांस ही नहीं है। कुछ साल बीत गए, लेकिन वो 3 लड़के उस चौथा आदमी का नाम नहीं बता रहा था। 2020 के एंड तक इस केस को ब्रेक मिला। क्राइम सीन से मिला डीएनए का फिर से डिटेल्ड एग्जामिनेशन किया गया। नवंबर 2020 पुलिस को मिल चुका था वो आदमी जिसका डीएनए क्राइम सीन से मैच हुआ। वो था फोन के कजिन ब्रदर डोनाल्ड कॉक्स। पूरी फैमिली शॉक में थी। फोन के मौत के टाइम डोनाल्ड 21 साल का था और किसी को नहीं लगा कि इस केस में उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके बाद डोनाल्ड कई बार जेल जा चुका था चोरी और इलीगल ड्रग्स रखने के इल्जाम में। 2006 में ही ड्रग ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। उसके मौत के बाद पुलिस ने उस केस को इन्वेस्टिगेट किया था क्योंकि उसकी मौत सस्पिशियस थी। उसी टाइम उसका डीएनए भी कलेक्ट किया गया। 31 साल बाद फोन के मौत की सच्चाई सामने आई। अब उस सवाल के जवाब भी मिल गए कि कैसे किलर उस घर को इतने अच्छे से जानते थे, कैसे उसे पता था कि कौन कहाँ रात को सोता है। डोनाल्ड उनके घर पे कई बार आ चुके थे। उन 3 लड़कों के अगेंस्ट कोई नया चार्ज नहीं लगाया गया। पुलिस को लगा कि शायद वो तीनों निकल जाने के बाद डोनाल्ड ने अकेले ही मर्डर किया होगा। फोन के मर्डर के बाद 17 साल तक जिंदा था डोनाल्ड और उसके ऊपर कोई भी इल्जाम नहीं लगा जब तक वो जिंदा था। उसे लगा होगा कि मर्डर करने के बाद भी वो चालाकी से बच गया। तो ये थी आज की कहानी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलती हो किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय।